हैंड रेज करके बता दे कि वॉइस क्लियर है मेरी। ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे लेक्चर्स? किसी भी स्टूडेंट का कल के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर। जी रेयांश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन पूछना था, फिर क्लास जल्दी आने कर दी थी आपने। जी जी पूछे। सर ये क्वेश्चन था सर, कल जब हमने कैलकुलेट किया था कि यूटिलिटीज बिल जो है वो एम्प्लॉय ना 2/3 बॉर्न करेगा। हम्म। सर तो ये जो इसकी प्रोविजन वही होगी ना जिसमें हमने कहा था जो ऑब्लिगेशन है पेड बाय द एम्प्लॉयर होगी जो एम्प्लॉय की, वो ऐड करनी है हमने। जी वो भी बिल्कुल वही होगी, कोई मसला नहीं उसमें। क्योंकि यूटिलिटीज यूटिलिटी वाले प्रोविजन। यूटिलिटीज वाले प्रीमियम के अंदर भी हमने पढ़ा था जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेस एनी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय। ठीक है। यस सर। इसका मतलब यस सर। अगर इम्प्लॉयर इम्प्लॉयर 1/3 कह रहा है या 2/3 कह रहा है? सर दोनों थी ये दोनों थे पॉइंट्स। मतलब दोनों सेपरेट पॉइंट थे ना, जिसमें देखो यस लिखेगा सर। जिसमें वो बताएगा, एक मिनट मैं भी आपको, इसमें वो बताएगा इम्प्लॉयर जोन सा है 1/3 कह रहा है। लेट इम्प्लॉयर कह रहा यस है 1/3, तो इसका मतलब कि एम्प्लॉय क्या कह रहा है? इम्प्लॉय 2/3 पे कर रहे हैं। 2/3 पे कह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यस हम सर। लिखेंगे टोटल यूटिलिटीज, वो टोटल आ गई, लेस पेड बाय इम्प्लॉय। एम्प्लॉय। ठीक है, वो लेंगे 2/3। और मे भी किसी क्वेश्चन में वो बता देगा एम्प्लॉयर 1/3 पे कर रहा है, किसी क्वेश्चन में कहेगा वो एम्प्लॉय 2/3 पे कर रहा है। इसका मतलब वो जो भी पे करे, जिसमें वो एम्प्लॉय की बात करेगा हमारे पास डायरेक्ट एम्प्लॉय का रेट आ गया। ठीक है, लेकिन जिसमें वो एम्प्लॉयर यस की सर। बात करेगा वहां से हमें पता है अगर एम्प्लॉयर 1/3 कर रहा है या एम्प्लॉयर 2/3 कर रहा है, तो उसके अल्टरनेटिव क्या होगा? एम्प्लॉय 1/3 कर रहा है या एम्प्लॉय 2/3 कर रहा है। ठीक है यस सर। यस सर। सर इसमें फिर वो ऑब्लिगेशन वाली प्रोविजन अप्लाई होगी ना? जी। टोटल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द यूटिलिटीज लेस अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय, जो नेट बेनिफिट मिला है वो वही होगा जो एम्प्लॉय ने पे किया है अल्टीमेटली। ठीक है, वो हमारे टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा। यस सर। सर और मैंने ये पूछना था सर, जो जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है सर, उसकी कैलकुलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना? उसकी मतलब हमने कैसे उसको कैलकुलेट करना है? जी जी, वो आपके सिलेबस यस का। सर। यहाँ आपको जस्ट मिलेगा इतनी अमाउंट आपकी कम्यूटेशन या ग्रेचुटी है वो, और उसमें उसके अंदर वो आपको बताएगा कि ये कौन सा अनअप्रूव्ड है या किस तरह आपने सिर्फ उसका टैक्स ट्रीटमेंट करना है। आपसे वो उसके अंदर ये कैलकुलेशन नहीं करवाएगा कि ये अमाउंट निकाल के दो मुझे। ठीक है, कितनी ठीक है सर। ग्रेचुटी मुझे, वो यस आपके सर। सिलेबस का सर पार्ट आई सर आई कैप का स्टडी टैक्स में ना कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में लाइन लिखी है कि या तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट से रिसीव होगी है। या एफबीआई से अप्रूव होगी तो ये फुली एग्जाम्प्ट होगी। तो उसमें कमिश्नर का उसने लिखा ही नहीं है। सॉरी, मैं बेटा एक मैसेज पढ़ रहा था, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, दोबारा बताइएगा। सर उसमें ना जो आई कैप का स्टडी टैक्स है ना, उसमें ना कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में लाइन लिखी है जी। कि या तो गवर्नमेंट से रिसीव होगी या हम्म एफबीआई से अप्रूव होगी तो ये फुली एग्जाम्प्ट होगी। सर हम्म। उसमें कमिश्नर वाली लाइन का कोई जिक्र है ही नहीं। एफ बी आर जोन्स है ना, एफ बी आर। ठीक है ना, एफ बी आर के कमीशन कौन से आपको पता है? कमीशन किस कमीशन, सी आई आर क्या होता है? यस सर। कमीशन कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। कमिश्नर इन रैंड रेवेन्यू। एफ बी रेवेन्यू। आर एफ बी आर एक इंस्टीट्यूट है। क्लियर? एफ बी यस। आर क्या है? यस सर। एक इंस्टीट्यूट। जो उसकी अप्रूवल्स है, अप्रूवल्स किसने देनी होती है? उसका कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, इसलिए वो वर्ड है बाय एफबीआर। क्लियर? लेकिन हमने अप्रूवल ठीक है। लेनी किससे? एफबीआर खुद तो अप्रूवल नहीं देगा, उसका कोई ना कोई ऑथोराइज पर्सन, चीफ कमिश्नर या कमिश्नर इन रेवेन्यू, उसने अप्रूवल देनी। क्लियर? ठीक है। यस सर। सर जो हमने पढ़ी थी ग्रेचुटी वाली लाइन, उसमें लिखा जो एफबीआई अप्रूवल देगा उसमें अप टू 3 लाख तक एग्जाम्पशन होगी, और जो कमिश्नर अप्रूवल देगा उसमें फुली एग्जाम्प्ट होगा। जी। सर वो फिर ग्रेचुटी के वो लिए वो एप्लीकेबल होगी लाइन? वो एफबीआर नहीं है, वो बोर्ड है। एफबीआर नहीं, बोर्ड है। ये चीज क्लियर है, वो बोर्ड की बात करते हैं। सर बोर्ड एफबीआई सेम नहीं है? नहीं नहीं, एफबीआर के अंदर कमिश्नर होता है, बोर्ड ये अदर जो उसके फैक्टर्स आते हैं उसको मैं आपको ना बता दूंगा, बोर्ड से मुराद क्या है उसकी मैं डिटेल आपसे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। सर ठीक है सर। हाँ ओके, थैंक यू सर। वेलकम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोविडेंट फंड का।
प्रोविडेंट फंड है क्या? ये भी हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट है, जो रिटायरमेंट के ऊपर जब हम एक रिटायरमेंट ले लेते हैं अपने जॉब से, या हम अपनी जॉब को लीव करते हैं, तो उस सूरत में अगर तो प्रोविडेंट फंड कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है तो प्रोविडेंट फंड की अमाउंट हमें मिलती है, या लीव द एम्प्लॉय। मतलब प्रोविडेंट फंड हमें कब मिलना है? जब हम रिटायरमेंट होगी हमारी, या हम जॉब को छोड़ेंगे, तो जो भी कंपनी ने प्रोविडेंट फंड को मेंटेन किया हुआ होगा वो हमें मिलेगा। और वो जो अमाउंट मिलेगी वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ऐड होनी या नहीं ऐड होनी, या उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट किस तरह है उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन प्रोविडेंट फंड फिलहाल इन जब रिटायरमेंट या एम्प्लॉयमेंट को छोड़ते हैं तो उस सूरत में हमें ये मिलती है। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, प्रोविडेंट फंड ऑपरेट कैसे हो? क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये ऑपरेट कैसे होता है, इसमें एम्प्लॉय का किस तरह बेनिफिट होता, उस वक्त तक हम इसकी टैक्सेबिलिटी की डिस्कशन नहीं कर सकते। प्रोविडेंट फंड होता क्या है? एम्प्लॉय की सैलरी से, एम्प्लॉय की सैलरी से एक अमाउंट डिडक्ट की जाती है। सैलरी से क्या की जाती है? एक अमाउंट डिडक्ट की जाती है। डिडक्ट कौन करता है ये अमाउंट? ये अमाउंट डिडक्ट करता है बेटा एम्प्लॉयर। वो कोई फिक्स नहीं है, उसकी कोई एक फिक्स मतलब कोई हमारे लिए ऐसा रूल नहीं है कि 10,000 होगी, 5,000 होगी। वो मे भी कोई एक फिक्स अमाउंट भी हो सकती है, 5,000, 10,000, 7,000, या अ सर्टन परसेंटेज ऑफ सैलरी भी हो सकती है। मे बी 5% ऑफ द सैलरी, 7% ऑफ द सैलरी, 6% ऑफ द सैलरी। मतलब ये जो अमाउंट है ये फिक्स भी हो सकती है, कोई एक 5,000, 7,000, 10,000 कर दे, या परसेंटेज ऑफ सैलरी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी से एक फिक्स अमाउंट या परसेंटेज ऑफ सैलरी अमाउंट डिडक्ट कर ली। मे बी मैं समझाने के लिए एक अमाउंट अपनी तरफ से अज्यूम करा, मैं कहता हूँ 5,000। ये आ गया एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉय के पैसों से ये पैसे डिडक्ट करके एम्प्लॉयर ने बताया, दैट इज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का हिस्सा। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? जितना पैसा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उतने ही पैसे एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय। इसका मतलब अगर एम्प्लॉय ने 5,000 डिडक्ट करवाया तो एम्प्लॉयर भी कितना इसमें इंक्लूड करेगा? 5,000। ये एम्प्लॉयर अपने पैसों से खुद से देगा। अब अगर देखा जाए 5,000 एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट हुआ, एम्प्लॉयर के पास पड़ा था। 5,000 एम्प्लॉयर ने खुद कंट्रीब्यूट किया इक्वल टू एम्प्लॉय सैलरी डिडक्शन के, जो टोटल अमाउंट हुई 5,000 प्लस 5,000, वो हमारे पास आ गई रुपीज 10,000। ये जो रुपीज 10,000 है, ये 10,000 अमाउंट जो सी है, इसको एम्प्लॉयर या कंपनी या गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट भी हो सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर्स है, वो इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट है, उसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है और पर्सन एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट भी हो सकती है या कोई कंपनी भी हो सकती है। वो इस 10,000 को इन्वेस्ट कर देती है किसी फंड में, इन्वेस्टमेंट कर देती है। ये फर्स्ट
अब इस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, इस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स आती है। रिटर्न अज्यूम करें उसको रिटर्न आती है 500 रुपीज, 500 रुपीज लगा लें। अगर टोटल बैलेंस देखा जाए जो इन्वेस्टमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट के अंदर टोटल बैलेंस, एक तो वो अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट की, मतलब नंबर वन इन्वेस्टेड अमाउंट जो कि है ₹10,000, और नंबर टू प्लस क्या है इसके ऊपर जो रिटर्न्स आई है वो है ₹500। अगर हम टोटल बैलेंस देखें तो वो उस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 10,000 की बजाय 10,500 हो जाएगा, क्योंकि हमारी उसमें रिटर्न्स भी आ। अब ये 10,000 कैसे आया, इसने इंप्लाई ने कंट्रीब्यूट किया, जितना इंप्लाई ने कंट्रीब्यूट किया उतना ही इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, और दोनों के पैसों को अक्यूमुलेट करके किसी फंड में इन्वेस्ट किया गया। उस फंड से आई इन्वेस्टमेंट रिटर्न, और रिटर्न दोनों चीजों को मिला के क्या होगी, हमारा टोटल बैलेंस इन दैट फंड। अब अज्यूम करें एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है या वो जॉब छोड़ के जाता है, तो क्या होता है, तो जब भी एम्प्लॉय रिटायरमेंट में जाएगा या जॉब को छोड़ेगा, तो उसका प्रोविडेंट फंड के अंदर जितना अक्यूमुलेटिव, अक्यूमुलेटिव से मराद जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की प्लस उसके ऊपर जो रिटर्न्स आई, वो अक्यूमुलेटिव जितना भी फंड पड़ा होगा प्रोविडेंट फंड के अंदर, जो कि इस केस में 10,500 है, वो उस इंप्लाई को दे दिया जाता है, वो उस इंप्लाई को दे दिया जाए। दैट इज प्रोविडेंट फंड। अब यहां पर मैंने जो इन्वेस्टमेंट की बात की 5,000 5,000, मतलब 10,000 इन्वेस्ट किया, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये हर मंथ इन्वेस्ट की जाती है, ये हर मंथ इन्वेस्ट होता है, मतलब हर सैलरी पर डिडक्ट होता है तो इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं उसकी जुलाई की सैलरी से एम्प्लॉयर ने 5,000 डिडक्ट किया, एम्प्लॉयर ने भी 5,000 इक्वल टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने भी, और टोटल 10,000 इन्होंने उस एम्प्लॉय के लिए इन्वेस्ट कर दिया। अगली आई सैलरी जुलाई के बाद, लेट इधर में अब जुलाई लिख, अगस्त, फिर 5,000 एम्प्लॉय का कटा, उतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर ने दी, और ये फिर 10,000 इन्वेस्ट हो गया। इस तरह जब तक वो जॉब चलती रहती है, हर मंथ उसकी सैलरी से प्रोविडेंट फंड का कुछ अमाउंट कटती है, और उतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, और दोनों को मिला के वो इन्वेस्ट कर देते हैं फंड के अंदर। और ये कोई इन्वेस्टमेंट को निकालते नहीं, ये इन्वेस्टमेंट पड़ी रहती है। होता क्या, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 10 10 बढ़ती जाती है, और तकरीबन अप्रोक्सीमेटली जब रिटायर होने को आता है तो ये सारा क्यूमुलेटिव बैलेंस जिसके अंदर रिटर्न का पार्ट भी शामिल होता है, टोटल मिला के हम एम्प्लॉय को दे देते हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? प्रोविडेंट, अभी हमने इसका टैक्स ट्रीटमेंट नहीं किया, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोविडेंट फंड वो फंड है जिसके अंदर एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, और उतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, और दोनों को मिला के क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, और उस फंड की इन्वेस्टमेंट के नतीजे में और रिजल्ट के तौर पर हमारे पास रिटर्न्स आती है, वो भी उस फंड को इंक्रीज करती है। अब अगर प्रोविडेंट फंड को मैं डिवाइड, मतलब उसके एक इसके अंदर आ जाता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय ने अपने पैसे कटवाए। नंबर वन। नंबर टू इसमें है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और ये इक्वल होता है
इंप्लाई कंट्रीब्यूशन की। नंबर 3 इसमें आते हैं रिटर्न। ये 3 चीजों से ये बनता है। अब इससे मजीद आगे जाने से पहले मैं एक दो चीज आपसे और डिस्कस करूंगा इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन के हवाले से। मैंने ये डिस्कस किया जो इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है इंप्लॉय का, तो वो उसकी सैलरी से डिडक्ट होता है। अज्यूम करें मिस्टर ए एक पर्सन है जिसकी सैलरी है 1 लाख रुपए। वो प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहा है एट द रेट ऑफ 5% ऑफ सैलरी। 5% ऑफ सैलरी। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मिस्टर ए को सैलरी की पेमेंट मिलेगी वो किस तरह मिलेगी, वो कहेंगे ग्रोस सैलरी कितनी है, 1 लाख रुपया, लेस हो जाएगी 5% ऑफ सैलरी जो कि बनता है 5,000 रुपया, और रिमेनिंग 95,000 जो होगी नेट सैलरी, ये इंप्लाई को पे हो जाएगी। ये जो 5,000 ये कटा है, ये इंप्लॉयर ने डिडक्ट किया, इंप्लॉयर ने इसको डिडक्ट किया उसके अकाउंट से। इक्वल अमाउंट अपनी भी इसमें ऐड की इक्वल अमाउंट, और उसको फिर क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया फंड में। अब क्योंकि वो हमारा डिडक्ट जो किया, ये डिडक्शन है, ये अल्टीमेटली इंप्लॉयर ने मेरे बिहाफ पर 5,000 काट के और अपनी इक्वल अमाउंट डाल के उसको इन्वेस्ट कर दी। अब मुझे नेट जो सैलरी पे हुई है वो है 95,000, क्योंकि 5,000 मेरा उधर प्रोविडेंट फंड में चला। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं किसी स्टूडेंट ने, जब मैं टैक्सेबल सैलरी इनकम लूंगा, सैलरी इनकम, तो उसमें मैं अपनी मंथली सैलरी 1 लाख लूंगा या 95,000 लूंगा। एनी बॉडी इन द क्लास, मैं क्या करूंगा? जी हम हमजा नवीद। सर 95,000 लेगी क्योंकि नो अमाउंट इज टैक्स्ड ट्वाइस। टैक्सेबल सैलरी में मैं क्या लूंगा अपनी 95,000। ओके, किसी और से पूछते, असुद रहमान। 1 लाख लेंगे सर, जिसकी उतनी सैलरी है उसमें वही लेंगे अमाउंट। 1 लाख लेंगे, बिल्कुल। मोहम्मद अकबर आप भी बताएं बेटा। सर 95,000 लेंगे। 95,000 लेंगे, ओके। रियान आप बताएं बेटा। सर 1 लाख लेंगे क्योंकि बेसिक सैलरी हम हमेशा ग्रोस पे ऐड करते हैं टैक्सेबल सैलरी के लिए। बिल्कुल। अब हाँ हमजा नवीद, मैं आपको नहीं करा, सुहेब बाजू आप भी बता दें बेटा। चले सर 95,000 लेंगे। 95,000। अब सुहेब बाजू और हमजा नवीद ने अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है, मेरे साथ रहिएगा। हमने पढ़ा है सैलरी हमेशा, जो भी हमने बेसिक सैलरी लेनी है अपनी मंथली बेसिक सैलरी, वो हम ग्रोस पर लेते हैं नेट पर लेते हैं।
शेप बताएं मुझे। ग्रोस पे ग्रोस। ग्रोस पे इसका मतलब मुझे नेट सैलरी मिली कितनी है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेरी सैलरी है कितनी, दैट इज इंपॉर्टेंट, और वही मेरी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगी। लेट एज्यूम करते हैं आपने इसमें नेट सैलरी दी है, मैं कहता हूं मैंने एक लोन लिया हुआ है, उस लोन की रीपेमेंट भी सैलरी से करवा रहा हूं, लोन की रीपेमेंट। अब मेरी अगर लोन की रीपेमेंट के बाद मेरी ग्रोस सैलरी थी 1 लाख, लोन की रीपेमेंट के बाद मुझे मिलता है 20,000, तो क्या मैं अपनी सैलरी 20,000 लूंगा? नहीं, हमेशा बेसिक सैलरी हमारी ग्रोस अमाउंट आती है, वो नेट अमाउंट नहीं होती। क्लियर सर सबके ये लिए? सर ये जो 5,000 है फिर वो प्रोविडेंट फंड से जब हमें तो दोबारा मिलेगा मैं बताऊं, मैं जब प्रोविडेंट फंड में जाऊंगा ना, इसका मैं ट्रीटमेंट करूंगा। अभी तो मैं बता रहा हूं आपको, देखिए अभी तो मैंने प्रोविडेंट फंड की कोई ट्रीटमेंट नहीं की, अभी तो हम इस चीज के ऊपर कह रहे हैं कि हमारी जो सैलरी ग्रोस होती है, इसका मतलब इसमें से पैसा कटा एम्प्लॉय का पैसा कटा। जब हम प्रोविडेंट फंड पढ़ेंगे फिर आपको ये चीज जेल में होगी, सर उस वक्त जब कटा था हमने इसको इंक्लूड तब कर लिया था, हमने इसको डिडक्ट नहीं रहने दिया था, क्या दोबारा भी ऐसा करेंगे? फिर हम उधर डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं आपको ये सीक्वेंस समझा रहा हूं कि सैलरी हम ग्रोस पर रहते हैं, ये बेशक 5,000 डिडक्ट हुआ प्रोविडेंट फंड के लिए, वो इन्वेस्ट हुआ, लेकिन हमने इसको 95,000 पर नहीं लिया, हमने हमेशा बेसिक सैलरी ली है ग्रोस पर। बेसिक सैलरी हमेशा आती है किस पर? ग्रोस पर, डिडक्शन उसमें से लेस नहीं। बात क्लियर होगी? जी सर। अभी तक हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं बेसिक सैलरी हम हमेशा लेते हैं ग्रोस पर, और हमें जो सैलरी पे होती है अगर कोई डिडक्शंस वगैरह हो तो नेट ऑफ करके हमें पे करते हैं, लेकिन हमें पेमेंट वाली अमाउंट हमने अपनी बेसिक सैलरी के अंदर ऐड नहीं करते। हम कौन सी अमाउंट ऐड करते हैं? अपनी ग्रोस सैलरी। ये बात सबको क्लियर होगी है बेटा? सब बच्चों को ये बात क्लियर होगी तो थम्स अप कर दे जरा, किसी का अगर क्वेश्चन नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं, वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। जो अभी हमने डिस्कशन की वो डिस्कशन इस चीज की थी कि हमने जो अपनी बेसिक सैलरी लेनी होती है वो ग्रोस पर लेते हैं, वो नेट पर नहीं लेते। वो प्रोविडेंट फंड के हवाले से उसका ट्रीटमेंट नहीं था, लेकिन वो इसको समझाने के लिए उस चीज पर जाना जरूरी था कि जहां पर आपको ये चीज समझाई है कि अगर कोई चीज एम्प्लॉयर हमारी सैलरी में से डिडक्ट करता है फॉर एनी अदर पर्पस के लिए तो हम सैलरी पूरी लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एक रिटर्न है, 3 चीजें। इसमें से जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा, जब हमने सैलरी को पूरा लिया, नॉर्मल मंथली सैलरी को पूरा लिया, तो ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का 5,000 है इधर, क्या वो हमारा ऑलरेडी टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं हो गया? अगर मैं कहूं ऐड हो चुका है क्योंकि उधर हमने सैलरी ग्रोस ली, तो इसका मतलब इस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का तो नो ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट क्यों? क्योंकि सारी की सारी अमाउंट मैं ऑलरेडी उसमें अपनी सैलरी में टैक्स कर चुका हूं। ये 5,000 उसी सैलरी में से निकाल के मैं अपना कंट्रीब्यूट करता हूं। इसका मतलब क्या है? एक अमाउंट कभी भी 2 दफा टैक्स नहीं होगी, क्योंकि ये 5,000 सैलरी में से निकला था, सैलरी ऑलरेडी ग्रोस पर ली गई है। जब सैलरी ग्रोस पर ली गई है तो उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो चुका है, तो दोबारा अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को मैं अपनी टैक्सेबल सैलरी में ऐड नहीं करूंगा। ऐड क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये ऑलरेडी टैक्स हो चुका हूं और इस पर डबल टैक्सेशन नहीं हो। अब ये बात क्लियर हुई सबके लिए? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? जी रिया। सर ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये हमेशा इक्वल होंगे या फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कम भी हो सकता है? इक्वल होता है, इक्वल होता है। जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। ये प्रोविडेंट फंड चलता है इस तरह। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। अब हमने ये तो डिसाइड कर दिया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो उस बेसिक सैलरी में से ही है। इसका मतलब क्या हुआ? अब पीछे रह गई 2 चीजें, एक आ गई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एक आ गया रिटर्न।
अल्टीमेटली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो सा है वो क्या है, बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय है, ये टैक्सेबल होना चाहिए। हाँ, इसको क्या टैक्स ट्रीटमेंट करना है वो आगे डिस्कस करते हैं। इसका मतलब इन जनरल सेंस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या है, बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय है। अब इसको ट्रीट कैसे करना है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, और जो इसका रिटर्न आएगा, जो उसको रिटर्न मिलेगा वो भी क्या होगा, बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। अब एक दफा सारा प्रोविडेंट फंड को रिवाइज कर देता हूं। प्रोविडेंट फंड होता क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी से पैसे डिडक्ट होते हैं और उतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और उस अमाउंट को हम इन्वेस्ट करते हैं ऑन मंथली बेसिस फंड के अंदर। तो क्या होता है, उससे रिटर्न आती है, और जब हम रिटायरमेंट लेते हैं या जॉब को छोड़ के जाते हैं तो ये जो हमारा फंड के अंदर पैसे पड़े होते हैं ये हमें पे हो जाते हैं। ये पैसे तीन चीजों पर मुश्तमिल होते हैं, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और नंबर थर्ड रिटर्न। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हमने लास्ट ये फाइनलाइज किया है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या है हमारा, उसका नो ट्रीटमेंट क्योंकि सैलरी, और एम्प्लॉयर और रिटर्न का ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन उसका ट्रीटमेंट करने से पहले एक दो चीजें और है जिसकी बेस पर इसका ट्रीटमेंट किया जाए। मतलब अब हम डिस्कस करेंगे प्रोविडेंट फंड की टाइप। ये डिस्कस क्यों की जा रही है, क्योंकि इसके बेस के ऊपर वो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। एक है प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट का, नंबर वन। नंबर टू, अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड किसके लिए होगा, जो एम्प्लॉइज गवर्नमेंट के हैं, मतलब जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो वो अपने फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे गवर्नमेंट के साथ, दैट इज गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। बेसिक चीजें हर एक के लिए तीनों वही होगी, मतलब गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इसके अंदर भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और रहता। इसी तरह जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी, उनका भी प्रोविडेंट फंड अरेंजमेंट होता है, लेकिन वो प्रोविडेंट फंड अरेंजमेंट दो तरह का होता है। एक उसमें होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज पीएफ प्रोविडेंट फंड, और एक वो होता है जो कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट। रिकॉग्नाइज वो प्रोविडेंट फंड है जो प्राइवेट कंपनीज ने रिकॉग्नाइज कराया, अनरिकॉग्नाइज जो रिकॉग्नाइज ना करवाया। ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज कौन करेगा, कमीशन। कौन करेगा, कमिश्नर। ठीक है। अब तीन टाइप प्रोविडेंट फंड के हमने एक्सप्लेन कर, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इन तीनों के अंदर सेम है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और रिटर्न। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का हमने पढ़ लिया है, उसका नो ट्रीटमेंट। अब बात रहेगी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और रिटर्न्स की। इन तीनों के अंदर, इन तीनों के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, प्लस जो उस पर रिटर्न आएगी उसका टैक्स ट्रीटमेंट। अब ये तीन चीजें बताई क्यों है, क्योंकि इनका टैक्स ट्रीटमेंट तीनों डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होगा। अगर गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होगा उसमें कंट्री जो है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को और तरह ट्रीट किया जाएगा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में और तरह होगा, और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में और तरह ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह रिटर्न को भी। अब हम चलते हैं अपने जरा बुक के ऊपर, वहां से हम पढ़ते हैं।
प्रोविडेंट फंड की टाइप बताई गई है, गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज, हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब वो इवेंट्स है जिसका हम कह रहे हैं, एक क्या है, फर्स्ट इवेंट क्या है उसके अंदर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है। हमने कहा इसका नो ट्रीटमेंट, गवर्नमेंट हो, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो या अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो, तीनों सूरतों में एम्प्लॉय का नो ट्रीटमेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी बेसिक सैलरी के अंदर टैक्स हो चुका है। अगर हम इधर भी इसका कोई ट्रीटमेंट कर देंगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगी, और डबल टैक्सेशन हम टैक्स वाले नहीं करते। अब आ गया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या है, एग्जेम्प्ट। इसी तरह इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द पीरियड, इंटरेस्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट का मतलब क्या है, रिटर्न्स, इंटरेस्ट प्रॉफिट जो उससे मिल रहा है वो गवर्नमेंट के अंदर वो भी एग्जेम्प्ट है। और लास्ट पर एक चीज जो मैंने आपके साथ उस 3 पॉइंटों के बाद चौथा पॉइंट डिस्कस नहीं किया, वो ये था पेमेंट ऑफ अक्यूमुलेटिव बैलेंस। मतलब जब रिटायरमेंट करेंगे या जॉब को लीव करेंगे उस वक्त जो सारा इकट्ठा पैसा मिलेगा, ये आ गया अक्यूमुलेटिव फंड जो हमें रिटायरमेंट के ऊपर मिलेगा। जो हमें रिटायरमेंट के ऊपर। अब गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बेनिफिट है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है तो टैक्स वालों ने उसको एग्जेम्प्ट कह दिया, तो हमने भी उसको क्या लेना ना, एग्जेम्प्ट। इसी तरह जो इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हर साल जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट भी क्या होगा, हमारा एग्जेम्प्ट। और जब हम रिटायरमेंट लेंगे या अपनी जॉब को लीव करेंगे, जो हमें हमारे फंड के अंदर टोटल पैसे पड़े होंगे वो टोटल पैसे मिलेंगे, वो टोटल के टोटल पैसे भी क्या होंगे, एग्जेम्प्ट। इसका मतलब गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में 3 वो चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और नंबर 4 चीज क्या है, पेमेंट ऑफ अक्यूमुलेटिव बैलेंस, जो रिटायरमेंट के ऊपर टोटल अमाउंट हमें मिलनी है, ये 4 की 4 क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब चलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के ऊपर, फिर आते हैं रिकॉग्नाइज के ऊपर। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है जो मंथली इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो मंथली इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब इंप्लॉयर ने 5,000 इंप्लॉय ने दिया और 5,000 ही किसने दिया, इंप्लॉयर ने, फर्स्ट मंथ। फिर सेकंड मंथ में भी 5,000 इंप्लॉय ने दिया, या इंप्लॉय में इधर लिख भी देता हूं, इंप्लॉयर ने भी कितना दिया, 5,000। इसी तरह मंथ 3 में भी 5,000। और अगर अज्यूम करें यहां का टोटल फंड यही था, अभी हम उसने जॉब्स का 3, 4, 5 मंथ जितने भी था, तो टोटल फंड इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना आया, 15,000 लेट, और इंप्लॉय भी 15। उस फंड के अंदर टोटल अमाउंट पड़ी हुई थी 15 जमा 15 30,000, और प्लस ये 30,000 तो वो अमाउंट थी जो हमने इन्वेस्ट की, जो इसके ऊपर रिटर्न्स आई अब तक टोटल वो आई हमारे पास 1,000 रुपया, और टोटल अक्यूमुलेटिव बैलेंस मिला 31,000। अब क्वेश्चन में अज्यूम करते हैं कि इस थर्ड इन्वेस्टमेंट के बाद, इसके बाद वो छोड़ के चले गया, तो उसको जो उसके प्रोविडेंट फंड के अंदर 31,000 का अक्यूमुलेटिव बैलेंस पड़ा हुआ था वो उसको दे दिया गया। अब इसमें एक कंसेप्ट को समझ, या तो हम ये जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये 3 कंट्रीब्यूशन है, या जब हमें क्यूमुलेटिव बैलेंस मिला तो इस क्यूमुलेटिव बैलेंस के अंदर भी जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो सारे का सारा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने हमेशा टैक्सेबल इनकम में एक इनकम को एक दफा ऐड करना है, 2 दफा ऐड नहीं करता। अगर हमने इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट हर एक पेमेंट पर कर लिया, ये इधर हमने अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर लिया, तो उसके बाद जब हमें एक्यूमुलेटिव बैलेंस मिलेगा तो उस सूरत में जो उसका
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उस पर नो ट्रीटमेंट, क्योंकि हम ऑलरेडी इंडिविजुअल पेमेंट को, ये इंडिविजुअल पेमेंट को टैक्सेबल इनकम में ऐड कर चुके हैं। और इस 31,000 के अंदर 15,000 हमारा है, उसका तो नो ट्रीटमेंट है, और 15,000 किसका है, एम्प्लॉयर का। और 15,000 हम ऑलरेडी जब टैक्सेबल कर चुके हैं तो उसको दोबारा टैक्सेबल में ऐड नहीं किया जाएगा। अब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर ये दो डिफरेंट तरीके से अप्रोचेस चलती है। अगर हम अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात करें तो वो इस इंडिविजुअल्स को, ये जो मैं अभी करता हूं रेड के साथ हाईलाइट, इस इंडिविजुअल्स को कुछ नहीं करता, नो ट्रीटमेंट। इसका मतलब अगर उसने इस इंडिविजुअल्स को कुछ नहीं किया, नो ट्रीटमेंट है, तो जब हम जॉब लीव करेंगे या रिटायरमेंट लेंगे तो उस वक्त जो प्रोविडेंट फंड का एक्यूमुलेटिव बैलेंस मिलेगा 31,000, वो हमारा उसमें से कुछ अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। 31,000 में से जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वगैरह है वो हमारे क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है वो क्या कहता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहता है आप हर पेमेंट को या हर इंटरेस्ट को ईयरली बेस पर इनकम के अंदर ऐड कर लो। अगर ईयरली बेस के ऊपर इनकम के ऊपर ऐड करेंगे तो जो हमारा टोटल बैलेंस रिटायरमेंट के ऊपर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, या उसका नो ट्रीटमेंट। यही वो चीज है जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के ट्रीटमेंट्स में टैक्स वालों ने हमें बताया। अब क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इंडिविजुअल पेमेंट्स के ऊपर नो ट्रीटमेंट, तो इसका मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर भी नो ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट के ऊपर भी नो ट्रीटमेंट। लेकिन जब वो रिटायर होगा तो उस वक्त उसको जितना बैलेंस मिलेगा, वो 5 लाख हुआ, वो 10 लाख हुआ, वो 15 लाख हुआ, उस बैलेंस में से एम्प्लॉयर का हिस्सा और इंटरेस्ट सारे का सारा ये हमारा टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ओनली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन अक्यूमुलेटिव बैलेंस। अक्यूमुलेटिव का बैलेंस का मतलब क्या है, सारे का सारा इंटरेस्ट जिसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की रिटर्न भी आ गई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की रिटर्न भी है, इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन तो हैंड रेज करो। अभी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को मैंने बताना है, उसके ऊपर भी आता हूं। जी शामिल सर ये दोबारा बता दें, ये जो सभी आपने बताया। कौन सी चीज बेटा, मुझे थोड़ी सी बता दे किस चीज के हवाले से, टोटल बैलेंस की बात कर रहे हैं उसके हवाले से या इंटरेस्ट वाले बात? शामी बेटा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। शामी जी सर, टोटल बैलेंस वाला। ओके, मैं अभी श्वेब बाजवा का भी क्वेश्चन लेता हूँ, फिर दोनों का मैं इकट्ठा बता देता हूँ। जी श्वेब बेटा। सर ये नो ट्रीटमेंट और एग्जाम में अगर कोई फर्क है तो बता दें। एग्जाम से मतलब इसमें एक किस्म का कोई फर्क नहीं, एग्जाम से मुराद उसको कुछ भी नहीं करना, वो हमारे लिए टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं होगा। ये नो ट्रीटमेंट तो करेंगे ना, मेरी बात, नो ट्रीटमेंट का मतलब पता क्या, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हर साल कर रहे हैं हम, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड हर साल हो रहा है, इसको मेंशन भी करने की जरूरत नहीं। नो ट्रीटमेंट अंडरस्टूड है, ये हमारा क्या है, टैक्सेबल ऑलरेडी किसमें हो गया, सैलरी के अंदर। बात क्लियर? ये जो एग्जेम्प्ट है ना, एग्जेम्प्ट, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, मतलब इस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था लेट 5,000, एग्जेम्प्ट हो गया कितना, 5,000 ही, टैक्सेबल इनकम में क्या ऐड करेंगे, क्लियर? जी सर। ओके, मैं यहां ये कह रहा था कि हमने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या किया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट, ईयरली कोई ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट का नो ट्रीटमेंट। लेकिन जब वो पर्सन रिटायर हुआ आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर या आफ्टर 15 ईयर, या उसने जॉब लीव की, जो अक्यूमुलेटिव फंड या प्रोविडेंट फंड के अंदर टोटल बैलेंस पड़ा हुआ था, टोटल बैलेंस है आपके, टोटल अमाउंट वो कंपनी ने उठाई और क्या दे दी, एम्प्लॉय को दे दी। अब क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड था,
अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होने की वजह से हमने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और रिटर्न के ऊपर नो ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब ये जो अमाउंट हमें मिली है, ये अमाउंट 3 फिगर्स के अंदर है। एक इसके अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एक इसके अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो टोटल प्लस रिटर्न्स ऑन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों मिला है। तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो दोबारा ऐड नहीं होगा क्योंकि वो सैलरी में से डिडक्ट हुआ था। तो क्या करेंगे, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का प्लस नंबर 2 क्या है, इंटरेस्ट, ये दोनों को दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे जिस ईयर में हमें ये रिसीव होंगे, ये उस साल की सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगी। बात क्लियर सबके लिए? किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर ले, नहीं तो मैं अब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का बताऊं। ओके, अब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को मैं डिस्कस कर लूं, बाद में ये भी डिस्कशन होगी कि रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज में गवर्नमेंट ने किस तरह या एफबीआर ने किस तरह रिकॉग्नाइज वाले को बेनिफिट दिया है और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाले को बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में क्या होगा, जो हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो हमारा मंथली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब उस टैक्स ईयर में जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया होगा, अगर मैं अज्यूम करूं 5000 पर मंथ कहता हूं, 5000 पर मंथ, तो एक साल का कितना हुआ, मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 60,000 1 ईयर का, 60,000 एक साल का हुआ। अब ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 60,000 रुपीज का, ये मेरे लिए इसके अंदर क्या होगा, टैक्सेबल है उसी साल के अंदर जिस साल उसने ये कंट्रीब्यूट किया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की सूरत में। अगर ये 60,000 मेरे लिए क्या है, टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल में क्या 60 का 60,000 ले जाना चाहिए। अब देखा जाए बेनिफिट तो मेरा 60,000 रुपीज का है, 60 का 60,000 मेरा टैक्सेबल इनकम में जाना चाहिए, लेकिन लॉ ने यहां पर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होने की वजह से टैक्स पेयर या एम्प्लॉय को थोड़ा सा रिलीफ दिया। उसने यहां दे दी एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन क्या दी, उसने कहा ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है दैट इज एग्जेम्प्ट अप टू व्हाट, रुपीस नंबर 1 रुपीस 1.5 लाख रुपए, ये रुपीस 1.5 लाख और 1/10 ऑफ द बेसिक, रुपीस 1.5 लाख, और नंबर 2 क्या है, 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। मतलब जो हमारी बेसिक सैलरी है और डीएनएस अलाउंस है, इन दोनों को प्लस करेंगे, उसका 1/10 लेंगे ऑन विच एवर इज लोअर, जो इन दोनों में से कम है उतनी अमाउंट हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर इस केस में देखें, लेट मैं अज्यूम करूं उसकी बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस की टोटल अमाउंट थी लेट 70,000 रुपया, 7 लाख रुपया, मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस वो थी 7 लाख रुपए। अगर डीएनएस अलाउंस क्वेश्चन के अंदर नहीं है फिर नहीं लेना, अगर है तो उसको लेना है। तो इसका मतलब ये 60,000 के कंट्रीब्यूशन के लिए मैं कैसे ट्रीटमेंट करूं, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर आ गया कितना 60,000, लेस करूंगा इसमें से नंबर 1 फिक्स है 1.5 लाख रुपया और 1/10 ऑफ द बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस कितना है, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 70,000, वो आ गया इज इक्वल टू 70,000, विच एवर इज लोअर, 70,000 लोअर है तो 70,000 मेरा इसमें से लेस हो जाएगा। इसका मतलब 60 का 60,000 मेरा आंसर क्या आ गया, नील। नील से मुराद क्या, नथिंग विल बी एडेड इन टैक्सेबल इनकम बिकॉज
एग्जम्पशन अवेलेबल थी मैक्सिमम अप टू व्हाट 1.5 लाख रुपया और 1/10 ऑफ द बेसिक सैलरी विच एवर इज लोअर। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं यही कहूं, अब मैं इसलिए ये दो चीजें रिमूव करूं, उसकी जो सैलरी थी, सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, वो था बेटा 70,000 की, 7 लाख की बजाय एज्यूम करते हैं वो था सिर्फ 4 लाख रुपए। इसका मतलब 1/10 ऑफ 4 लाख या 4 लाख इज इक्वल टू 40,000 रुपीज, विच एवर इज लोअर 1.5 लाख 40,000, 40,000 क्या है लोअर है, तो अब एग्जम्पशन कितनी मिलेगी हमें 40,000 की, और जो 20,000 हमारे पास बचा वो 20,000 क्या हो जाएगा टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बेनिफिट प्रोविडेंट फंड इन द केस ऑफ व्हाट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन डू नथिंग, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन डू नथिंग, इंटरेस्ट डू नथिंग। जो रिटायरमेंट या आखिर पे बैलेंस एक्यूमुलेटिव मिलेगा उस बैलेंस का एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट वो सारे का सारा टैक्सेबल, और रिकॉग्नाइज के चक्कर में हर साल फिगर टैक्सेबल में ऐड करेंगे और जो आखिर में एक्यूमुलेटिव बैलेंस मिलेगा वो एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि हम ऑलरेडी उसको टैक्सेबल कर चुके हैं। यहां तक किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, अब ये भी होगी डिस्कशन। अब आ गई इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर से मुराद क्या है, जो उस साल में हमें प्रॉफिट मिलेगा। मतलब लेट अगर मैं ईयर 1 की बात करूं, ईयर 1 के अंदर अज्यूम करें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था 10,000 टोटल पूरे ईयर्स का, एम्प्लॉयर भी था 10,000, टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 20,000 की, और मुझे उसके ऊपर रिटर्न मिला 10% 15%, तो वो 10% अगर इंटरेस्ट हम ले ले अज्यूम कर ले तो वो कितना हो गया 10% 20,000 का 2,000 रुपया उसकी रिटर्न आ गई, और टोटल मेरा क्लोजिंग बैलेंस उस साल का हो गया 22,000 क्योंकि उसमें रिटर्न ऐड होगी। अब ये जो 2,000 ये क्या है इंटरेस्ट फॉर द ईयर, इंटरेस्ट फॉर द ईयर। लेट ये 2 में चलते हैं, ये 2 के अंदर अब ईयर 1 के अंदर 22,000 आ रहा है बैलेंस, ये 2 के अंदर क्या होगा फिर 10,000, फिर 10,000 टोटल, तो ये टोटल 20,000 इसमें ऐड हो गया, और अब फिर इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट आएगा कुछ 22,000 के ऊपर और बाकी कुछ 20,000 के ऊपर, मतलब इन दोनों को क्यूमुलेट करके इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा, वो में भी आ जाता है बेटा 3,500 या 4,000 रुपीज कुछ भी। ये आ गया इंटरेस्ट फॉर द ईयर 2। ये इस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ये जो इंटरेस्ट क्रेडिटेड होता है ये इंटरेस्ट देखिए एक्यूमुलेटिव बैलेंस पे लगा है, इस पर लगा है एक्यूमुलेटिव बैलेंस के ऊपर। ये किस तरह भी ये कैसे निकलता है, जो एक्यूमुलेटिव बैलेंस होगा एक्यूमुलेटिव बैलेंस मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट। ठीक हो गया, ये चीज होगी क्लियर। अब जो ईयरली इंटरेस्ट होता है वो भी लिखा ईयरली इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट हायर ऑफ, पीछे था लोअर ऑफ, और इंटरेस्ट के मामले में क्या है हायर ऑफ, हायर ऑफ व्हाट 16% इंटरेस्ट रेट ऑन एक्यूमुलेटिव बैलेंस और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। मतलब इन दोनों में से जो हायर होगा उतना इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो सकता है, उससे ज्यादा टैक्सेबल होगा। तो अब एक छोटा सा इसके हवाले से मैं केस बना रहा तो बिल्कुल छोटा, प्रोविडेंट फंड हमारी जो सैलरी थी, सैलरी आ गई लेट 5 लाख, टोटल सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, डीएनएस अलाउंस आ गया 1 लाख रुपया, इंटरेस्ट credited during the year at the rate of let 14%
इज इक्वल टू, वो बता देता है 20,000। मतलब इस साल जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो 14% रेट के साथ कितना मिला है, 20,000 प्रोविडेंट फंड के ऊपर, ऑन प्रोविडेंट फंड, ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी एग्जम्पशन क्लेम करेंगे थोड़ा। अब प्रोविडेंट फंड जो हमें इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर मिला है वो कितना है, इंटरेस्ट या रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। लेस क्या करेंगे, हायर ऑफ व्हाट, 16% इंटरेस्ट नंबर 1, और नंबर 2 क्या है, 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस अगर देखिए वो कितना है हमारा, 5 लाख जमा 1 लाख डिवाइडेड बाय 3, मतलब वो आ गया 2 लाख। अब हायर ऑफ 16% ऑफ इंटरेस्ट, 16। अब अगर तो उसने क्वेश्चन के अंदर अगर तो उसने क्वेश्चन के अंदर हमें एक्यूमुलेटिव बैलेंस दिया होता कि एक्यूमुलेटिव बैलेंस इतना है, जो कि लेट एक में फिगर लिखता है एक्यूमुलेटिव बैलेंस, वो कहते हैं एक्यूमुलेटिव बैलेंस जो सा है जिस पर 14% इंटरेस्ट लगा है वो है 142,857 नेट। ये अगर क्वेश्चन में खुद दे देता एक्यूमुलेटिव बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड इज 1,42,857 रुपीज और इसके ऊपर 14% इंटरेस्ट लगा तो वो क्या आया, 20,000 आ गया। अब हम क्या करते, हम इधर हायर ऑफ 16% ऑफ इंटरेस्ट क्या करते, हम ये क्यूमुलेटिव बैलेंस के ऊपर 16% रेट निकालते, 142,857 मल्टीप्लाई 0.16 तो वो हमारे पास आ जाता है 22,857। अब देखा जाए इन दोनों में से हायर क्या है, 22,857 या 2 लाख, 2 लाख हायर है तो हमें एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, 2 लाख रुपए तक की। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट कितना है 20,000 था तो सारे का सारा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, नथिंग विल बी एडेड इन द टैक्सेबल इनकम। अब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके जी रियान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी रियान। सर अगर वो ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हो जाए तो फिर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है उसको 1.5 लाख को। वो अगर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर होगा वो जितना उसने ड्यूरिंग द ईयर उसको इंटरेस्ट होगा ना वो उसको बता देगा कितना इंटरेस्ट हुआ है, फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, बिल्कुल वो बताएगा डिटेल इसके हवाले से, ठीक है। जब 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस है, ये तो फिर मंथली दिया होगा उन्होंने वहां पर फिर हमने इधर देखो, अगर तो पूरे साल का है तो पूरे साल का है, अगर कम मंथ होगा तो कम मंथ आएगा, लेकिन आपके ये इस लेवल पर मुझे जाके इसको टेस्टिंग नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आता है तो आपने उतने मंथ का ले लेना है, ठीक है सर। फिर यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख और इंटरेस्ट रेट 16% है, इसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। इंटरेस्ट मतलब 16% लेंगे, उसका ले लेंगे 8/12, ठीक है। इसी तरह 1% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डे अलाउंस, ये भी 8 माह का लेके उसका ले लेंगे 1/3। क्लियर? यस सर। हाँ जी सर। क्लियर हो गया? ओके यस सर। अब यहां तक तो हो गया क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको ये क्यूमुलेटिव बैलेंस ना देता, राइट, अब आप ये 16% कैसे कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट दीस 16%, लेकिन उसने ये बता दिया इंटरेस्ट क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट 40% ऑफ प्रोविडेंट फंड इज 20,000। इसका मतलब हमने क्यूएमटी में एक पढ़ा था x% ऑफ y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 20,000 है जो अक्यूमुलेटिव बैलेंस, ये कैसे निकला होगा, अक्यूमुलेटिव बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 14% इज इक्वल टू 20,000, ये ऐसे निकला होगा। अगर उसने अक्यूमुलेटिव बैलेंस ना भी दिया तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे, इस इक्वेशन की वजह से अक्यूमुलेटिव बैलेंस को
कैलकुलेट एक्यूमुलेट बैलेंस इज इक्वल टू 20,000, और ये इधर 14% मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 14% हमारा डिवाइड हो जाएगा, और उससे हमारा एक्यूमुलेटिव बैलेंस निकल आएगा। फिर उस एक्यूमुलेटिव बैलेंस से हम 16% अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बताएं प्रोविडेंट फंड क्लियर हुआ आप सब बच्चों का? प्रोविडेंट फंड 3 तरह का है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नो ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयर एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट, accumulative balance exempt. Unrecognized provident fund, employee contribution no treatment, employer contribution no treatment, interest no treatment। लेकिन जब इकट्ठा बैलेंस accumulative बैलेंस मिलेगा उस साल में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट जो होगा वो क्या आएगा, सारे का सारा टैक्सेबल होगा। और नंबर 3 आ गया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उसके अंदर भी नो ट्रीटमेंट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के अंदर ईयरली कंट्रीब्यूशन जो होगा उसकी वो सारे का वो टैक्सेबल है, लेकिन एग्जम्पशन अवेलेबल अप टू व्हाट, लोअर ऑफ 1.5 लाख और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेन अलाउंस व्हिचएवर इज लोअर। इन दोनों में से जो लोअर होगा उतनी अमाउंट तक एग्जम्पशन हो जाएगी, बाकी टैक्सेबल इनकम में। इसी तरह इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर के अंदर हमारा वो जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है, लेकिन उसमें एग्जम्पशन अवेलेबल है। वो एग्जम्पशन क्या है, हायर ऑफ 16% ऑफ द क्यूमुलेटिव बैलेंस और 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डेन अलाउंस व्हिचएवर इज हायर। इन दोनों में से जो हायर होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में से 1.5 लाख और 1/10 में से जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, और जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा भी ऊपर टैक्सेबल कर चुका है। अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के हवाले से किसी बच्चे का भी क्वेश्चन है तो बताएं। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, हम उस क्वेश्चंस को कल डिस्कस करेंगे। अगर आपसे ना हुआ होमवर्क के अंदर आपने एक्सरसाइज करनी है मिस्टर असद वाली, बेटा मिस्टर असद एंड मिस्टर, ये आपने घर से, ये आपका होमवर्क है। अब कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस बढ़ेंगे आपके नोट्स के अंदर में से, क्योंकि एक रेलेवेंट पार्ट था जो मैंने आपको करवाना था, उसके बाद क्वेश्चन दे सकता था। पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, छोटा सा क्वेश्चन है, 4-5 मिनट लगने हैं, 4 नंबर का आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं करना आपने बेटा, ये भी नहीं करना, इसको भी छोड़ दो बच्चे। ये भी कल एक पॉइंट रहता है वो डिस्कस करेंगे। एक तो आपका वो उसका जो होमवर्क के तौर पर वो उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, वो आपने क्वेश्चन करना है, प्लस एनओटी होमवर्क के अंदर पढ़ के आना है, हम इसको डिस्कस करेंगे कल। ये भी होमवर्क में पढ़ना है, कल डिस्कस होगा सारा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। बेनेवोलेंट फंड ये भी होमवर्क है आपका, इसको डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट ये जो सी है आपकी ये अदर बेनिफिट्स, ये भी एक दफा पढ़ के आए, इसको जस्ट आपने रीड करके अच्छी तरह पढ़ के आना है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। अदर बेनिफिट, बेनेवोलेंट फंड, एनओटीज, और ये होमवर्क के अंदर क्वेश्चन है, और एक आपको पास पेपर के अंदर से छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करे, नहीं तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। थम्स अप कर दे अगर मेरी बात आपको अंडरस्टैंड हुई है, ये समझ लगी है बच्चे। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। सर अहमद को दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह सर अहमद जल्दी आपके साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।